हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे इन मार्केट्स। यस बैंक की कमबैक कहानी अब एक नए फेज में है। जापान का फाइनेंशियल जायंट एसएमबीसी ने अपना स्टेक 24% तक बढ़ा दिया है और बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है, लगभग 16,000 करोड़ का ट्रस्ट दिखाते हुए। जो बैंक 2020 में कोलैप्स के करीब था, आज के ग्लोबल जायंट की बैकिंग के साथ एक नया ग्रोथ चैप्टर लिखने को रेडी है। और दूसरे स्टोरी में देखेंगे अबाउट पोर्टर ने इंडिया के डिलीवरी कियोस्क के एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉफिटेबल बिलियन डॉलर बिजनेस में बदल दिया है। 2014 में शुरू हुआ ये कंपनी आज 2 मिलियन से ज्यादा एमएसएमईज को सर्व करती है। 4,342 करोड़ का रेवेन्यू है और यूनिकॉर्न वैल्यूएशन के साथ मार्केट लीडर भी है। लेकिन अब नई जीएसटी पॉलिसी उसके ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन रही है। नाउ व्हाट कैन दे डू अबाउट इट? हाय, दिस इज योर होस्ट CS Suhani Kataria and let's begin. We all know 2020 का वक्त था और येस बैंक कोलैप्स के बिल्कुल करीब था। ये वही बैंक था जो एक टाइम पर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट लेंडर्स में काउंट होता था। लेकिन प्रमोटर्स के क्वेश्चनेबल गवर्नेंस, बैड लोन्स एंड कैपिटल रेज करने की फेलियर ने बैंक की फाउंडेशन को ही हिला दिया। मार्च 20 में आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लीड ली और दूसरे बड़े इंडियन बैंक्स को भी कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ा। उस वक्त कलेक्टिवली इन इंस्टीट्यूशंस ने येस बैंक का 79% स्टेक ले लिया ताकि बैंक की क्रेडिबिलिटी बची रहे और डिपॉजिटर्स का पैसा सिक्योर हो। प्रशांत कुमार, एक एक्सपीरियंस्ड एसबीआई वेटरन, को जल्दी से बैंक का सीईओ बनाया गया। तब हालत ऐसा था कि लोग मान रहे थे कि येस बैंक अब सरवाइव करना मुश्किल होगा, लेकिन कुमार ने क्लियरली रोड मैप बनाया। पहले बैलेंस शीट स्टेबलाइज करो, फिर असेट क्वालिटी सुधारो और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी वापस ले आओ। पहले कुछ साल स्ट्रगल रहा, बैंक को अपना नाम वापस बनाने में टाइम लगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हुआ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंट्रोल में आए, प्रोविजंस रिड्यूस हुए और बैंक ने वापस प्रॉफिट दिखाना शुरू किया। रेटिंग एजेंसीज जो पहले येस बैंक को डी तक का डाउनग्रेड कर चुकी थी, उन्होंने भी धीरे धीरे अपना आउटलुक को इम्प्रूव किया। बट अब आता है एक नया चैप्टर का ट्विस्ट। सितंबर 25 में जापान के फाइनेंशियल जायंट सुमिमोटो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन विच इज एसएमबीसी ने एक बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने येस बैंक के एडिशनल 4.22% शेयर्स खरीद लिया। अपना टोटल स्टेक 20% से बढ़ाकर 24.22% तक ले गए। इस डील के बाद एसएमबीसी येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया, 759.51 करोड़ शेयर्स के साथ। ये शेयर्स उन्होंने एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए लिए। इस प्रोसेस में एसबीआई ने अपना 13.18% स्टेक बेचकर लगभग 8,819 करोड़ बनाए। इसके बाद एसबीआई का होल्डिंग गिरकर सिर्फ 10% के पास रह गया। ये इन्वेस्टमेंट छोटी बात नहीं है। एसएमबीसी ने लगभग 16,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट है। इसके पहले कई रीजंस है, जैसे कैपिटल स्ट्रेंथ। अब येस बैंक का बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गया है। बैंक कॉन्फिडेंटली अपना 10 to 12% लोन ग्रोथ परस्यू कर रहा है। देयर इज ऑल्सो ग्लोबल पार्टनरशिप विद एसएमबीसी। येस बैंक को जापान से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज में एक नया एज मिलेगा। ये टाइप कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी सर्विसेज को बूस्ट करेगा। एक्सपेंशन ड्राइव। अगले 5 सालों में येस बैंक 400 नए ब्रांचेस खोलने का प्लान बना रहे हैं। एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इंडिया का $1 ट्रिलियन वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट में एंट्री करना है और ये एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी सपोर्ट कर रहा है। Q1 of FY26 में येस बैंक ने 801 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़कर 2,371 करोड़ हो गई है। प्रोविजंस 11% गए हैं और ग्रॉस एनपीएस स्टेबल है एट 1.6%। ये सब इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि बैंक ने अपना बेस मजबूत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। अब येस बैंक का क्रेडिट रेटिंग AA- तक आ गया है, जो मार्च 20 के बाद सबसे ऊपर का लेवल है। सीईओ प्रशांत कुमार बोलते हैं कि एक और रेटिंग अपग्रेड मिल जाए तो बैंक के लिए कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करना और इजी हो जाएगा। मार्केट का रिएक्शन भी पॉजिटिव था। येस बैंक का स्ट्रॉन्ग पिछले एक महीने में 10% रैली कर चुका है। ये कहानी एकदम क्लासिक टर्नाराउंड स्टोरी है, जिसमें सर्वाइवल के बाद अब ग्रोथ और रीइन्वेंशन का फेज शुरू होता है। येस बैंक के लिए ये एक सिर्फ डील नहीं है, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई क्रेडिबिलिटी और एक नए फ्यूचर की शुरुआत है। और आज की दूसरी स्टोरी। 2014 का साल था। 3 दोस्त थे,
प्रणव गोयल, उत्तम डिगा और विकास चौधरी एक ही प्रॉब्लम बार बार देख रहे थे। इंडिया का लोकल डिलीवरी सिस्टम एकदम टूट फूट की हालत में था। छोटे दुकानदार हर दिन परेशान होते थे। कभी गाड़ी नहीं आती थी, कभी रास्ते में खराब हो जाती थी, और कभी ड्राइवर बीच रास्ते में बोल देता था कि अभी प्राइस बढ़ गया है। पोर्टर अब उनके लिए वही डिलीवरी 2 घंटे में करती। आइडिया सिंपल था, अगर उबर से राइड बुक हो सकती है तो ट्रक क्यों नहीं। इसी से पोर्टर की शुरुआत हुई। लेकिन डिलीवरी का बिजनेस राइड हेलिंग ज्यादा इजी नहीं था। मार्जिन्स छोटे थे, ऑर्डर्स छोटे थे, और फ्यूल का खर्चा ऊपर से दबा देता था। पोर्टर ने इनिशियली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स में भी कदम रखा, लेकिन बड़ी शिपमेंट्स और टफ कंपटीशन ने पैसा जलाना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया और इंटरसिटी बंद करके इंट्रासिटी डिलीवर्स पर फोकस करने लगे। बाकी कंपेटिटर्स बड़े कॉर्पोरेट्स के पीछे भाग रहे थे, लेकिन पोर्टर ने एमएसएमईज के साथ अपना रिश्ता बनाया। फाउंडर्स खुद मार्केट और होलसेल क्लस्टर्स में आ गए। शॉपकीपर्स को समझाया कि पोर्टर उनके लिए डिलीवरी रिलायबल और सस्ती बनाएगा। फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा वेपन यूज किया, डेंसिटी मॉडल। इंडिया में ट्रक्स अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। जो दिन में 5 चक्कर लगा सकता है वो सिर्फ एक ही करते हैं। पोर्टर ने टेक्नोलॉजी से सही गाड़ी को सही ऑर्डर से जोड़ा, चाहे बाइक हो या मिनी ट्रक। इससे यूटिलाइजेशन बढ़ गया और डिलीवरी सस्ती हो गई। आज पोर्टर हर महीने 2 मिलियन से ज्यादा छोटे शॉपकीपर्स को सर्व करता है। ये स्ट्रैटेजी रंग लाई। FY25 में पोर्टर ने पहली बार प्रॉफिट बनाया ऑफ ऑलमोस्ट 55 करोड़, जबकि पिछले साल 96 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू भी एक साल में 57% जंप करके 4,342 करोड़ तक पहुंच गया। मार्केट शेयर में भी पोर्टर आज इंट्रासिटी पार्सल डिलीवरी का लीडर है, उबर और रैपिडो जैसे राइवल्स को पीछे छोड़ते हुए। और जब $200 मिलियन का फ्रेश फंडिंग राउंड आया, पोर्टर की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन तक चली गई। 2018 में एक और टर्न अराउंड पॉइंट आया जब महिंद्रा ग्रुप ने पोर्टर में इन्वेस्ट किया और अपना स्मार्ट शिफ्ट प्लेटफॉर्म मर्ज कर दिया। इससे पोर्टर को पैसा ही नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी और इंडस्ट्री का मसल मिला। तब से पोर्टर ने अपने विंग्स भी और फैला दिए। पैकर्स एंड मूवर सर्विसेज लॉन्च की, जो आज 5% रेवेन्यू देती है। फिर 23 में इंटरसिटी कुरियर सर्विस दोबारा लॉन्च की और अब मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी एक्सपैंड कर रही है। लेकिन सक्सेस के बीच एक नए चैलेंज सामने आया, जीएसटी। पहले पोर्टर जैसे स्टैंड अलोन डिलीवरी एप्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे 18% कर दिया है। ट्रेडिशनल ऑफलाइन ट्रक ऑपरेटर्स अब भी 5% ही लगाते हैं। फाउंडर प्रणव गोयल का कहना है कि ये डिस्पैरिटी अनफेयर है और एमएसएमईज फिर से ऑफलाइन अनरिलायबल सिस्टम्स की तरह मुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फ्यूल जीएसटी के बाहर है, इसीलिए आईटीसी भी नहीं मिलता। मतलब या तो कस्टमर ज्यादा पैसा देगा या ड्राइवर की कमाई कम हो जाएगी। आज पोर्टर $1 बिलियन बिजनेस कंपनी है जो इंडिया के लॉजिस्टिक्स के साथ जुड़ चुका है। एक ऐसी कंपनी जिसमें डिसिप्लिन, टेक और विजन ने पूरा केओस को ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। लेकिन अब जीएसटी का नया ट्विस्ट डिसाइड करेगा कि पोर्टर की ग्रोथ की स्पीड आगे कितना तेज रहेगी। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर मिलेगा। जैसे Shopperstop expects strong festive quarter growth following GST reforms. Shopperstop anticipates a strong festive quarter driven by increased demand following GST reforms that reduce tax on apparels. Managing Director expects a bumper Q3 and a better second half performance, citing encouraging store footfalls after GST changes took effect on September 22. The reforms reduced GST rates on apparel priced between 1,000 to 2,500 from 12% to 5%, while rates on apparels below 1,000 remained at 5%. उसके बाद हम देख सकते हैं that China seeks to store foreign gold reserves to boost global financial influence. The People's Bank of China is quoting central banks from friendly countries to buy and store gold reserves within China's borders through the Shanghai Gold Exchange. The initiative has attracted interest from at least one Southeast Asian country. The reserves would be held in custodian warehouses linked to SGE's international board, consisting of new purchases rather than relocating existing stockpiles. This move aims to strengthen China's roles in global bullion markets and reduce dependence on dollar-dominated Western financial centers. Central bank gold demands has driven the precious metal to record highs, with gold spot rising 1.2% to a fresh record of $3,787 per ounce following the news. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो।
अब चलते हैं इनसाइट्स मैप पे और देखते हैं आज के हीट मैप पे. लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे. If you look at today's gainers, आज का सबसे बड़ा gainer है Axis Bank, which is up by 2.31%, followed by JSW Steel, which is up by 1.92%. Maruti is up by 1.78%. Adani Enterprises is up by 1.78%. Bajaj Finance is up by 1.89%. And State Bank of India is up by 1.79%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो Hindustan Unilever is down by 1.94%. Ultratech Cement is down by 1.97%. Tech Mahindra is down by 2.23%. SBI Life Insurance is down by 2.6%. Trent is down by 2.38%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो as of 22nd September 2025, FI ने selling key of 2,910 crores, whereas DI ने buying key of 2,582 crores. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ITC एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, which range from 77% to 69%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, थोड़ा सा बेरिशनेस है. फ्रॉम द पास्ट 4 सेशंस हम देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स नीचे है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द जो भी ट्रम्प ने H1B वीजास के बारे में बताया था. सो देयर इज अ लिटिल बेरिशनेस, बट निफ्टी उसके 20 MA और 50 MA के अभी भी ऊपर है. उसका RSI है 50. निफ्टी ओपन अराउंड 25,209, made a high of 25,261, made a low of 25,084 and closed around 25,169. आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था and that is why we can see a lot of volatility. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 57 पॉइंट से नीचे था. सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,147, made a high of 82,370, made a low of 81,776 and closed around 82,102. अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो आज का जो टॉप गेनर है वो है निफ्टी PSU बैंक्स, which is up by 1.09%, followed by BSE BankX, which is up by 0.69%, and Nifty Auto is up by 0.62%. अगर लूजर्स की बात करते हैं तो निफ्टी FMCG is down by 1.29%, Realty is down by 0.89%, and Nifty IT is down by 0.71%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको सुनेगी and will they reduce rates to 5% again? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe. Stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.